जय हिंद, वंदे मातरम। साथी गोयल पुनः आपके बीच हिंदी व्याकरण से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रस से लेकर मैं आपके बीच आया हूं। रस क्या होता है, रस के प्रकार क्या है, रस के अंग कितने होते हैं, अंगों के अकॉर्डिंग अंगों की सहायता से कैसे डेफिनेशन तैयार करेंगे हम, रस की परिभाषा क्या होती है, प्रत्येक रस की परिभाषा प्लस उदाहरण और रसों के बारे में आज हम समझेंगे, सीखेंगे। रस जो टॉपिक है ये व्याकरण है और जो कि एनसीईआरटी की लगभग सभी क्लासेस 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें जिला स्तरीय बोर्ड परीक्षा या एमपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं जितनी भी एग्जाम होती है सभी कक्षाओं में लगभग रस से 2 ऑब्जेक्टिव प्लस 2 या 3 अंक का एक क्वेश्चन बनता है। किसी भी एक रस के बारे में पूछा जाता है, उसके एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो रस क्या होता है, आज का हमारा प्रकरण है रस किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी सामान्य जानकारी देखें हम। रस मतलब क्या होता है, सीधी सी बात करें कि रस, इसका सामान्य अर्थ अगर हम देखें, रस का अगर मैं सामान्य अर्थ की बात करूं, रस का अर्थ होता है आनंद, आनंद से। ठीक है, मतलब जब किसी भी दृश्य को देखा जाए, किसी भी काव्य का वाचन किया जाए, किसी भी काव्य का श्रवण किया जाए, किसी भी काव्य का लेखन किया जाए, तो इन सभी कौशलों में जो भाषा के कौशल होते हैं, है ना, इन कौशलों में अगर जो भी व्यक्ति होता है, जो भी दर्शक होता है, जो भी श्रवणकर्ता होता है, जो भी वाचक होता है, जो भी पाठक होता है, इन सभी को कहीं ना कहीं जब ये चीज प्राप्त हो, जब आनंद प्राप्त हो जाए, कहने का मतलब है जब खुशी, उत्साह और उमंग सभी उसके मन में उत्पन्न हो जाए, तो कहीं ना कहीं वह रस की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि रस के बिना कोई भी काव्य सजीव नहीं है। ठीक है, ऐसा मान के चले कि उसमें कोई जान ही नहीं होगा, वो जीवन ही नहीं होगा उसका, क्योंकि वह निर्जीव नीरस माना जाएगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो रस के डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। एक होता है पाठक का रोल होता है इसमें, एक रोल होता है इसमें दर्शक का, और एक रोल होता है श्रोता का। ठीक है, पाठक मतलब जो पढ़ने वाला होता है, पढ़ने वाला। दर्शक मतलब जो देखता है, मतलब देखने वाला। श्रोता जो होता है मतलब सुनने वाला। इन तीनों व्यक्तियों को जहां कहीं आनंद की प्राप्ति हो, मतलब कहीं ना कहीं उनको क्या प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, उनको अच्छा लगे, मतलब जो पाठ पढ़ता है उस पढ़ने वाले को भी कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, मतलब उसका इंटरेस्ट होना चाहिए आगे की पंक्तियों को पढ़ने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अविगति गति कुछ कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे, परम स्वाद सुबह निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। मतलब जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति होता है जो फल के स्वाद का अनुभव अपने शब्दों से, अपने मुख के द्वारा, अपने वर्णों को मुखाग्र जो है वाचन करके या दूसरों को वो बोलकर नहीं उसका प्रकरण बता सकता है कि रस प्राप्त हुआ या इस फल का स्वाद कैसा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मन ही मन में, चाहे वो बोल नहीं सकता है, लेकिन उसके आनंद का, उसके रस का रसास्वादन जो है अपने कंठ में, अपने मन में कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार आनंद या उमंग की बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति पाठ पढ़े, कोई पंक्ति पढ़े, कोई अनुच्छेद का वाचन करे और उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं क्या प्राप्त हो, आनंद की अनुभूति हो, है ना। जो भी पाठ पढ़ता है, क्योंकि पाठक की बात करें तो पाठ पढ़ने वाला हो गया, दर्शक की बात करें तो देखने वाला, ठीक है, और श्रवण करता मतलब श्रोता हो गया, जो सुनता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि वह काव्य, मतलब ऐसा काव्य, ठीक है, सीधा संबंध होता है काव्य से। काव्य को जब कोई व्यक्ति पढ़े, ठीक है, जब पढ़े और जब काव्य का कोई श्रोता श्रवण करे, ठीक है, जब काव्य को कोई दर्शक देखे, इन सभी को क्या हो, वहां पर आनंद की अनुभूति हो, वही रस होता है। तो सीधी सी डेफिनेशन बनेगी, काव्य को पढ़ने में, काव्य को सुनने में और काव्य को देखने में। पाठक पढ़ने वाला, दर्शक देखने वाला और श्रोता श्रवण करने वाला।
इन तीनों व्यक्तियों को कहीं ना कहीं जब आनंद की अनुभूति होती है तो उसे उस काव्य में रस माना जाता है। ठीक है, सीधी सी परिभाषा हो गई। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो इस प्रकार से डेफिनेशन बनेगी, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में पाठक, श्रोता, दर्शक तीनों को जहां पर आनंद प्राप्त हो उसे काव्य में रस कहा जाता है। अब रस का सीधा संबंध अगर बात करें तो कहां से स्टार्ट हुआ है रस? रस की उत्पत्ति किसने की? ठीक है, उत्पत्ति पर अगर प्रकाश डालें कि रस की अगर उत्पत्ति की बात करूं मैं, रस की उत्पत्ति, रस की जो उत्पत्ति हुई थी, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 9 रसों के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, सबसे पहले जो भरत मुनि थे, भरत मुनि, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 9 रसों के बारे में बताया था। ठीक है, जो भरत मुनि थे इन्होंने सबसे पहले अपने नाट्य शास्त्र में 9 रसों के बारे में बताया। फिर इसके बाद 10वां रस तैयार हुआ जिसको वात्सल्य रस कहा जाता है। अब रसों के अंगों के बारे में हम देखेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो रस के अंग, रस के अंग, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन दिए जाते हैं 2, 3, 4, 1। तो रस के अंग होते हैं 4। ठीक है, कोई सी भी बाइक, कोई सी 4 व्हीलर है, कोई सी गाड़ी है, तो जिस प्रकार टायर की अहम भूमिका होती है गाड़ी को चलाने में, गाड़ी को खड़े रहने में, ठीक है, उसी प्रकार गणित की बात करें तो संक्रिया, गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, अगर ये 4 संक्रिया हमको नहीं आती है तो हम गणित में जीरो है, फिर हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। इसी प्रकार साइंस का भी फंडा होता है, उसमें वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगात्मक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष, अगर ये हमारा मजबूत नहीं है तो हम साइंस में भी जीरो है। हिंदी का भी ये संक्रिया होता है, क्या क्या? बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। इसी प्रकार LSRW अपना लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये इंग्लिश का भी होता है। सेम यहाँ पर रस की बात करें तो इसके भी 4 अंग होते हैं और चारों अंगों को समझना और चारों अंगों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है और चारों अंगों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 4 अंग जब हमको पता होंगे तो हम किसी भी रस की परिभाषा को आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो हम कतई ही रस के बारे में नहीं समझ सकते। ठीक है, देख रस के जो अंग होते हैं बेटा वो 4 इस प्रकार से होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। अब थोड़ा इसके बारे में जाने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 अंग होते हैं। अब स्थायी भाव क्या होते हैं? आपके हृदय में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो आपके हृदय में स्थित भाव है उन भावों को स्थायी भाव कहते हैं। सीधी सी बात है, आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, मेरे मन में क्या चल रहा है ये मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूं। कब? जब मैं इसको प्रकट करूं या मैं इसका प्रेजेंटेशन दूं कि मेरे मन में ये है, या फिर मैं आपसे कुछ बातचीत करूं, और तो आपके हृदय में जो स्थित भाव है उनको स्थायी भाव कहा जाता है। और रस के जो स्थायी भाव होते हैं बेटा वो 10 होते हैं। 10 रस 10 स्थायी भाव, जितने रस उतने ही स्थायी भाव। ठीक है, तो प्रत्येक रस के बारे में हम पढ़ेंगे, स्थायी भाव के बारे में पढ़ेंगे। विभाव जो होता है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, इसके बाद आता है संचारी भाव और अनुभाव। संचारी भाव जो होता है, वर्तमान में संचारी भावों की जो संख्या मानी गई है वो 33 जो है संचारी भाव है। संचारी भाव मतलब संवेग, जो इमोशंस होते हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बात करें रोना, है ना, हंसना, गाना, मुस्कुराना, ठीक है, चिल्लाना, ये कहीं ना कहीं संवेग है, इमोशंस है जो बदलते रहते हैं। ठीक है, अब हम अगली कड़ी में बात करें कि रसों के अंगों की सहायता से डेफिनेशन को कैसे तैयार करें। तो जो रस होते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं? तो रस 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रसों के प्रकार मान लीजिए इस तरीके से अपन देखेंगे, एक रस का पेड़ है ये,
ठीक है, रस का पेड़ है और ये जड़ जो है, जड़ काम करेगी किसका? अंग, अंग है यहाँ पर, और अंगों के बिना काम नहीं चलेगा रस का। ठीक है, अब पहला रस अगर बात करें तो श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस। वीर रस होता है, हास्य रस होता है, करुण रस होता है, भयानक रस होता है, विभत्स रस होता है, शांत रस होता है, वात्सल्य रस होता है, ठीक है। एक और होता है रौद्र रस, रौद्र रस होता है, और एक होता है भयानक रस या अद्भुत रस। सॉरी, भयानक हो चुका है, अद्भुत, अद्भुत रस। अब देखिए ये 10 रसों का एक पेड़ तैयार हुआ है, विभिन्न प्रकार पेड़ है तैयार हुआ है। अब इसी प्रकार से आपको रस को याद करना है तो आसानी से आप समझ जाना। देखिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत, शांत, करुण, भयानक, विभत्स और वात्सल्य, ये 10 रस है, 10 रसों का ये पेड़ है। अब इन रसों की डेफिनेशन, परिभाषाएं कैसे बनाए? रस के अंगों की सहायता से। तो अपने को सर हृदय के हृदय में ये 3 जो भाव है, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनकी जरूरत पड़ेगी और प्रत्येक रस की डेफिनेशन बना पाएंगे। ठीक है, सामान्य डेफिनेशन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि श्रृंगार, श्रृंगार मतलब सुंदरता, तो जहां पर सुंदरता की बात, ठीक है, तो सर हृदय के हृदय में जब, सर हृदय के हृदय में जब स्थायी भाव लेंगे श्रृंगार का रति, रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप करता है या उस पर सहयोग करता है, तो कहीं ना कहीं श्रृंगार इसकी उत्पत्ति हो जाती है। बाकी रसों के बारे में, रसों की परिभाषाओं के बारे में और रसों के नाम और उनके स्थायी भाव के बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।